नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हिंदी विषय के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित टॉपिक को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि उपसर्ग होता क्या है। तो साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि जब किसी भी मूल शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे या उसका कोई विशिष्ट अर्थ निकाले तो उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग कहाँ लगता है, मूल शब्द के आगे लगता है। क्लियर। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा पराधीन में पर उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर। यानी पर उपसर्ग जब अधीन में लगा तो वो क्या बना, पराधीन। और यहां पर आपका प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखना है कि याद रखिएगा यदि हम बात कर लें प्र उपसर्ग की, तो याद रखिएगा प्र उपसर्ग के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वो कौन है, प्रकंप है, प्रकार है, प्रकाश है, प्रकृति है। देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये उपसर्ग किस भाषा के हैं। तो याद रखिएगा ये जो प्र उपसर्ग है ये संस्कृत उपसर्ग है और संस्कृत के इस प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। क्लियर। इस बात को भी इसके साथ आप याद रखेंगे। यदि हम परा उपसर्ग की बात करें तो ये जो परा उपसर्ग है ये भी संस्कृत का उपसर्ग है और इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पीछे, उल्टा, अनादर, नाश, नीचे। ये परा का अर्थ होता है। अब देखिए जो परा उपसर्ग लगने से जो शब्द बन रहे हैं उसमें पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा ये शब्द जो है परा उपसर्ग के जुड़ने से बने हैं। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए उपसर्ग मतलब आगे कुछ लगा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं विकल्प सी में अनु लिखा हुआ है। ये जो अनु उपसर्ग है ये भी संस्कृत का उपसर्ग है और अनु लगा हुआ है अनुगामी शब्द में। क्लियर। तो यहां पर इसको याद रखेंगे कि अनु उपसर्ग लगाया गया है किसमें, अनुगामी में। यानी प्रश्न संख्या 2 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए संस्कार शब्द को आप देखेंगे तो यहां पर सम उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है। प्रश्न संख्या 3 में ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। देखिए यहां पर आप उपसर्ग को तो जानते हैं कि आगे लगता है। यदि हम बात करें प्रत्यय की तो प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो मूल शब्द के पीछे लगता है। क्लियर है, मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पूछा जा रहा है कि अंत में ता लगा है और पहले अ लगा है, ऐसा शब्द कौन सा है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि असहनशीलता लिखा हुआ है। विकल्प डी में असहनशीलता लिखा हुआ है। तो देखिए सहनशील शब्द होता है, मूल शब्द क्या होता है, सहनशील। अब इसी में आगे अ लगा तो असहनशील बना और अंत में ता प्रत्यय लगा तो क्या शब्द बन गया, असहनशीलता। यानी प्रश्न संख्या 4 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सहनशील मूल शब्द होता है उसमें अ प्रत्यय लगा है और अ उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से सभी शब्दों में उनका चयन करिए जिनके सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। क्लियर। तो यहां पर आप देखिए अगर विकल्पों को आप देखेंगे तो यहां पर बी विकल्प देखिए परित्यक्तता लिखा हुआ है और अनुनादित लिखा हुआ है। क्लियर। तो आप ये देख रहे हैं कि परित्यक्तता में परि उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर। और परित्यक्तता है तो अंत में ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो यानी यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा। अगर हम बात कर लें अनुनादित की तो अनुनादित शब्द में अनु शब्द जो है ये उपसर्ग है और अंत में इत प्रत्यय लगा है। यानी यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देख लेंगे परित्यक्तता में परि उपसर्ग लगा है और आ प्रत्यय लगा है और अनुनादित में अनु उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए अभी आपने संस्कार देखा था, संस्कार में भी सम उपसर्ग है और संयोग में भी सम उपसर्ग लगा है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। संयोग में कौन सा उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग। जरा सम उपसर्ग से बने कुछ और शब्द देख लीजिए। जैसे अभी आपने पूर्व में संस्कार देखा है उसी तरह से संकल्प में भी सम उपसर्ग है। संग्रह, संतोष, सन्यासी ये जितने भी शब्द हैं उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो याद रखिएगा प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ट्रिक क्या है, वो संधि से लिया गया है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। यहां पर इतनी बात समझ लीजिए कि जब किसी भी वर्ण के बाद आधे वर्ण के बाद य मिल जाए तो उस आधे वर्ण पर आप छोटी की मात्रा लगा देंगे और पहला जो वर्ण है उसको ले लेंगे। तो यहां पर देखिए त पे आपने छोटी की मात्रा लगाई और उसके पहले प्र था तो क्या बन गया, प्रति। जरा कुछ और एग्जांपल इसी के जैसे देखिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा अध्यात्म, अ आधा ध या आधा त और म। तो रूल क्या कहता है, आधे वर्ण के बाद यह मिल गया तो हमने ध के ऊपर क्या कर दिया,
छोटी की मात्रा लगा दी और उसके पहले अ था तो अ को एज इट इज ले लिया। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध्यात्म में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए अत्याचार एक शब्द है, तो अत्याचार जब आप लिखते हैं तो आधा त के बाद यह रहता है, तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आधे त पर छोटी की मात्रा और पहले का अ, तो यहाँ पर अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो गया? अति उपसर्ग। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए उत्पल लिखा हुआ है, तो जब आप उत्पल लिखते हैं तो आधे वर्ण के बाद आपको यह नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर वो आप ट्रिक नहीं काम करेगी। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा? उत उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया। अगर हम प्रति उपसर्ग की बात करें तो प्रति उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है विरोध, प्रत्येक, हर एक। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे आप। और ये जो प्रति उपसर्ग होता है ये किस उसका है, किस भाषा का है? तो संस्कृत का है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? देखिए जब आप दुरात्मा लिखते हैं तो दुरात्मा में दुर उपसर्ग होता है। कौन सा? दुर उपसर्ग। यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दुरात्मा में दुर उपसर्ग होता है। क्लियर? देखिए जो दुर उपसर्ग है इससे बनने वाले कुछ और शब्द देख लीजिए, जैसे दुर्दांत है, इसमें भी दुर उपसर्ग है। दुर्गम में भी है। ठीक है? यहाँ पर विकल्प में एक दुस उपसर्ग भी लिखा है। दुस उपसर्ग से क्या बनता है? दुस्साहस, दुस्सह। ठीक है? तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो दुर उपसर्ग है ना, इसका मतलब होता है बुरा। ये जो दुर उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होता है? बुरा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखिए अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा? अधि। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर? अगला देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 में कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि में यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। देखिए ध्वनि मूल शब्द है, उसके आगे जो शब्दांश लगा उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा प्रतिध्वनि में। प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्रति उपसर्ग जो है किस भाषा से है? तो ये संस्कृत भाषा से है। क्लियर? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्दों को देख लें तो जैसे प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक। देखिए प्रत्येक में भी वही ट्रिक लगेगा। आधा तक के बाद यह आया तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो गया। प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष वही हुआ। प्रत्युपकार, प्रत्युप, यहाँ पर उपसर्ग लगेगा। क्लियर? तो इनको ध्यान में आप रखेंगे। यदि हम प्र उपसर्ग की बात करें तो ये जो प्र उपसर्ग है ये मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये संस्कृत का उपसर्ग है और इससे कौन कौन से शब्द बने? प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रगति, प्रसार, ये सभी प्र उपसर्ग से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दांशों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? अब देखिए ये कैसे पता चले कि संबंधवाची कौन सा शब्द है? तो देखिए जो भी संबंधवाची शब्द होते हैं उसमें जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है? ईय प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? ईय प्रत्यय। क्लियर है? अब देखिए जब आप कहा जा रहा है ईय प्रत्यय लगेगा तो प्रत्यय का मतलब पीछे लगेगा ना, यानी जो मूल शब्द है उसके अंत में प्रत्यय लगता है। तो यहां पर देखिए किसमें? तो देखिए जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है? देव। क्लियर? यानी जो दैव शब्द होता है वो मूल होता है और दैव में ईय लगा तो दैवीय बन गया। यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ईय प्रत्यय है और ई प्रत्यय जो है संबंधवाची शब्द की ओर इशारा करता है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि हिंदी में किसी शब्द के संबंधवाची का आशय यह है कि उसमें ई प्रत्यय लगा होता है। जैसे दैव लिखा था तो दैव में ई प्रत्यय लगा तो दैवी बन गया, यानी ये दैवी शब्द जो है संबंधवाची होगा। अगर मानव लगा है, मानव में ई प्रत्यय जोड़ दें तो मानवीय, ये भी संबंधवाची हो जाएगा। जाति में अगर ई प्रत्यय लगा दें तो जातीय बन जाएगा, तो ये भी संबंधवाची हो जाएगा। क्लियर? तो अब आपको संबंधवाची में याद रखना है कि ई प्रत्यय लगा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? देखिए मैंने इसीलिए जो भी उपसर्ग पहले आ रहे थे उन सभी की भाषा बताने का प्रयास किया क्योंकि यहां से प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रति उपसर्ग किससे आया है? संस्कृत से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का? प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, और प्रति से हमने आपको कई उदाहरण भी बताए, जैसे यहाँ पर ये तो प्रति आपको समझ में आ रहा है, जैसे प्रत्युपकार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। ठीक है? अगला प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो याद रखिएगा जब आप अधिकारी लिखते हैं उपसर्ग का मतलब आगे की तरफ, तो यहाँ पर अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है? यानी प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पर बी विकल्प से हो जाएगा। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अगर हम अधि उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द देख लें तो जैसे अधिराज्य, अधिलाभ, अधिगत, अधिकरण, ये सभी जो है अधि उपसर्ग लगने से बना है। और अधि जो है ये कैसा उपसर्ग है? अधि। अधि भी संस्कृत उपसर्ग है। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग नहीं लगा है। क्लियर? तो यहां पर देखिए पहला लिखा है अकथ, तो जो यहां पर अ उपसर्ग लगा है। दूसरा लिखा है अभेद, तो भेद होता है उसका नेगेटिव कर दिया अभेद। अचूक, चूक का अचूक हो गया। अनुज, अनुज में
अप्रत्यय अ उपसर्ग नहीं लगा है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अगर हम अ उपसर्ग के कुछ और शब्दों को देख लें तो जैसे अयोग्य, अजर, अचल, अवैतनिक, ये सभी ऐसे हैं जिसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगर हम इसके अलावा कुछ बता दें तो जैसे आप अचेत कहते हैं, ठीक है, अचेत में भी क्या है, अ उपसर्ग है। अजान कहते हैं, अजान में भी कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। अथाह, ठीक है, अथाह में भी क्या है, अ उपसर्ग है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो आपको पता है कहां लगता है, मूल शब्द के आगे जुड़ता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उसी ट्रिक का इस्तेमाल करिए, आधा वर्ण के बाद यह मिल गया तो आप क्या करेंगे, आधा ध में छोटी की मात्रा और पहले अ लगाए, यानी यहां पर अधि उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अधि उपसर्ग लगने से अगर हम और शब्द देख लें तो जैसे अधिमूल्य हो गया, अधिराज हो गया, अधिग्रहण हो गया, ये सभी जो है अधि उपसर्ग लगने से बने। क्लियर। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए संग्राम जब आप लिख रहे हैं तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा है, सम। ठीक है, अब इस पर चर्चा हुई थी सम पर। जैसे संस्कार आपने देखा था, संयोग आपने देखा था, संकल्प आपने देखा था, संग्रह देखा था, तो यहां पर भी कौन सा उपसर्ग लगा था, सम उपसर्ग लगा था। ठीक उसी प्रकार से यहां पर संग्राम में भी सम उपसर्ग लगेगा। प्रश्न संख्या 17 का यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे सम से समकक्ष भी है, समग्र भी है, समक्ष भी है, समबाहु है, समीकरण भी है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। देखिए शब्द तो मूल होता है लेकिन उसके सामने अप उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर, यानी यहां पर अपशब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 18 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी अपशब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अप उपसर्ग, और जो शब्द है वो तो मूल अपना शब्द होता है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए जब आप कहते हैं आगमन, ठीक है, तो गमन शब्द होता है उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है, तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा, आगमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे आ उपसर्ग से और जो शब्द बन रहे हैं जैसे आरक्षण, आरक्षण में भी आ उपसर्ग है। आक्रमण, आक्रमण में भी आ उपसर्ग है। आजीवन, आजीवन में भी आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब पीछे की ओर लगेगा। तो देखिए रसोइया जब आप कहते हैं तो इया प्रत्यय लगता है। क्यों, क्योंकि रसोई मूल शब्द होती है, उसमें इया प्रत्यय लगा तो रसोइया बन गया, यानी यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अब जैसे इया प्रत्यय से और कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे जड़िया, बढ़िया, घटिया, इन सभी में इया प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, उपसर्ग पूछ रहा है, यानी आगे की तरफ अतीन्द्रिय लिखा है, तो अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा यदि अतीन्द्रिय पूछा जाए तो अति उपसर्ग लगा है। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 21 का यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर। अगर हम बात कर लें कि अति उपसर्ग कैसा है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और अति का मतलब होता है अर्थ, अधिक, ऊपर या उस पार। ठीक है, और अगर हम अति उपसर्ग से बनने वाले और शब्द को देख लें तो जैसे अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। देखिए अत्यंत में भी आधा त के बाद यह आया है, इसलिए आपने क्या कर दिया, त में छोटी की मात्रा और अ, यानी अति उपसर्ग हो गया। क्लियर। इसी तरह अत्याचार है, अतियुक्ति है, अतिव्याप्ति है, अतिक्रमण है, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि ब उपसर्ग किसमें है। तो याद रखिएगा ये जो ब उपसर्ग है ये आपका बदौलत में, क्योंकि देखिए दौलत तो मूल शब्द है उसमें ब लग गया उपसर्ग। क्लियर, तो क्या बन गया, बदौलत, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 22 का बी विकल्प सही हो जाएगा, बदौलत में जो है वो ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो ब उपसर्ग है ये किस भाषा का है, तो याद रखिएगा ये उर्दू का उपसर्ग है। क्लियर है, ठीक है, ब उपसर्ग किसका है, उर्दू का। जैसे बदौलत हुआ, अगर आप कुछ और एग्जाम्पल जानना चाहें तो जैसे बदस्तर कहते हैं, ठीक है, बकौल कहते हैं, बनाम कहते हैं, बनाम होता है ना, नाम मूल शब्द है उसके आगे ब लग गया उपसर्ग। ठीक है, तो ये सभी ब उपसर्ग से है। अगर मान लीजिए बद उपसर्ग पूछा जाए तो बद उपसर्ग भी उर्दू का है। क्लियर, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि दुकाल में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए जब बात होगी दुकाल की तो दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा दुकाल में हिंदी भाषा का उपसर्ग है, और कौन सा है ये बताइए। तो दुकाल, देखिए काल जो है ये मूल शब्द हो गया और इसमें दू उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, दू, और दू कैसा उपसर्ग है, हिंदी भाषा का उपसर्ग है, यानी प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि दुकाल जो शब्द है उसमें दू उपसर्ग लगा हुआ है, और ये दू उपसर्ग कहां का है, हिंदी का है, और हिंदी की इस दू उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन। देखिए दुकाल के अलावा दू उपसर्ग और कहां लगता है, दुबला में भी लगता है। अभी आपने ये तो देख लिया कि जो दू है ये हिंदी का उपसर्ग है, जरा देख लीजिए कि हिंदी में और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो यहां पर देखिए अ, नी, अन, अध, क, कु, उन, औ,
बिन, भर, सु ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं और आपको ध्यान में रखने होंगे। क्लियर? इसके अलावा दो और उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग होता है, वो है उ और स। ठीक है, इनको भी आप ऐड कर लेंगे हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत। क्लियर? हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? तो ठीक है, वही ट्रिक लगा लीजिए। आधा त है, फिर यह है, तो आधे त में छोटी की मात्रा प्र, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 24 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहां पर देखिए कुछ और उपसर्ग दिए हैं। जैसे यहां पर पूछा गया कि प्रति का अर्थ क्या होता है, तो प्रति का अर्थ होता है विरोध, प्रत्येक या हर एक, ये पहले चर्चा हो चुकी है। अ उपसर्ग से अकथनीय, अकर्ता, अकर्म, अकाम, ये सभी किसमें, किस उपसर्ग से? अ उपसर्ग से बने हैं। क्लियर? अगर प्र उपसर्ग की बात करें तो प्रजा, प्रणाम, प्रगति और प्रक्रम शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में इसका जिक्र किया था और यहाँ प्रश्न के फॉर्मेट में है, ये उर्दू से लिया गया है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि हम बात कर लें कि बद उपसर्ग से और कौन कौन से शब्द बने हैं, तो देखिए बदमाश है, बदनाम है, बदकिस्मत है, बदबू, ये सभी शब्द जो हैं बद उपसर्ग से बने हैं और बद उपसर्ग कहाँ का है? उर्दू का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि इनमें किस में निर उपसर्ग नहीं है? तो ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, निर उपसर्ग नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए निःशेष, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें निर उपसर्ग नहीं है, जबकि निर्देश, निर्बल और निर्वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27 और निर का अर्थ क्या होता है? निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो देखिए यहां पर उपसर्ग का सीधा अर्थ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अगर समीप, छोटा और गौड़ की बात की जाए तो यहां पर उप उपसर्ग आता है, यानी यहां प्रश्न संख्या 27 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो उप उपसर्ग है ये कहां का है? संस्कृत का है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगर हम वहीं पर जो बी विकल्प में उत उत्सर्ग लिया है, अगर इसकी बात कर लें तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर और ऊंचा। क्लियर है? और समीप, छोटा और गौड़ के लिए क्या होता है? उप उपसर्ग होता है, याद रखिएगा इसे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा परिक्रमा में सीधे सीधे परि उपसर्ग होगा। यहां पर प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, डी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो बाद में जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे या परसर्ग कहेंगे। क्लियर है? यानी यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है कि लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा कर दिया, इसमें रेखांकित शब्द में क्या है? तो देखिए एक मरा तो मूल शब्द है, इसमें अध लगा हुआ है और आगे की तरफ लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग हो जाएगा, यानी यहां प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अधभरा में अध जो है ये उपसर्ग है। क्लियर है? अगर हम अध उपसर्ग लगकर बनने वाले शब्दों को देख लें तो आप कहेंगे अधपका, अधमरा, अधकच्चा, अधकचरा, अधलिखा, अधजला, अधकपारी, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 31 में कि उत से निर्मित होने वाले शब्द कौन है? तो देखिए यहां पर उत की बात करें तो यहां पर आपका जो सही हो जाएगा वो यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। उत से निर्मित जो शब्द है वो है उच्चारण। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 31 का सी विकल्प सही हो जाएगा। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उत जो उपसर्ग है इससे जो मिलकर बनने वाले और शब्द हैं उनको देख लीजिए, जैसे उत्कर्ष, यहां देखिए आधा वर्ण के बाद यह नहीं आया इसलिए वो नियम नहीं चलेगा। उत्पत्ति, इसमें भी उत है। उल्लास, याद रखिएगा उल्लास में भी कौन सा उपसर्ग? उत। उत्कंठा, उत्तरीय, उत्पल, उत्साह, उड्डयन, उत्तम, इन सब में कौन सा उपसर्ग लगेगा? उत उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मैंने बताया था कि परा जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है और परा का मतलब क्या होता है? उल्टा, अनादर, ठीक है, नाश। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। परा का अर्थ क्या हो जाएगा? बी, यहां पर उल्टा, अनादर या नाश हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम परा उपसर्ग से निर्मित शब्द की बात कर लें तो यहां पर पराजय हो जाएगा, पराभूत हो जाएगा, परार्थ, ये सभी में कौन सा उपसर्ग लगा है? परा उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है कि उपसर्ग को कहते हैं, तो मैंने अभी आपसे बताया था कि उपसर्ग क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। मैंने डेफिनेशन में इस बात को क्लियर किया था, तो याद रखिएगा यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा। ये जो उपसर्ग है ये क्या है? शब्दांश है। अगला प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है कि अधिमानता में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्लियर? तो यहां पर आप सीधे सीधे आंसर कर देंगे कि अधि उपसर्ग लगा हुआ है किसमें? अधिमानता में। यहां पर प्रश्न संख्या 34 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अधिमानता में अधि उपसर्ग लगा है। जैसे अधि उपसर्ग से मिलकर और देख लीजिए, तो हम अधि की बात करें तो इसमें अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अधिपति, अध्यक्ष, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। और अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, समीप्य। क्लियर है? तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35 पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए एक शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, उसमें बताइए कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
शब्द है उपप्रधानाचार्य, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखिए मूल शब्द क्या होता है, प्रधानाचार्य, क्लियर है, और इसमें उप यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है, क्लियर है। अब ये बताइए कि उप उपसर्ग कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उप उपसर्ग होता है ये किसका, संस्कृत का होता है, क्लियर है। तो संस्कृत का होता है ये, और संस्कृत में जो मूल संस्कृत के शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम। तो यहां पर आप देखिए प्रश्न संख्या 35 का ए विकल्प सही हो जाएगा, ये तत्सम उपसर्ग होगा, क्लियर है। अगर ये संस्कृत उपसर्ग ऑप्शन में रहता तो आप उसको सही करते, और संस्कृत के ही मूल शब्द को तत्सम कहते हैं तो तत्सम उपसर्ग यहां पर होगा। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी आगे की तरफ। तो यहां पर देखिए जब आप असुरक्षित लिख रहे हैं तो यहां पर मूल शब्द होता है रक्षा। मूल शब्द क्या होता है, रक्षा। देखिए रक्षा में आगे अ और सु उपसर्ग लगा है, लेकिन असुरक्षित में एक प्रत्यय भी लगा है, कौन सा, इत प्रत्यय, ठीक है। यानी अ और सु उपसर्ग लगा है और इत प्रत्यय लगा, इसके बाद क्या बना, असुरक्षित, क्लियर है। तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि रक्षा शब्द होता है जिसमें अ और सु उपसर्ग है और इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, और जो मूल धातु क्या होती है, रच होती है, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहां पर उपसर्ग किसमें नहीं है, यानी आगे कोई नहीं लगा। अपवाद, यानी वाद होता है उसमें आगे अप उपसर्ग लगा है। पराजय में भी परा लगा है, प्रभाव में भी प्र उपसर्ग लगा है, लेकिन ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 37 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए यहां पर लिखा है कि जो अपवाद है यहां पर अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो अब आप बता ले जाएंगे कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे होता है, यानी यहां पर ए विकल्प से हो जाएगा, शब्द के आदि में, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। यहां पूछा जा रहा है कि उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए जब उत्कर्ण शब्द लिखा है तो इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर आप सीधे प्रश्न संख्या 39 का ए विकल्प सही कर लेंगे, उत्कर्ण में उत उपसर्ग लगा है। अब जैसे उत उपसर्ग से और क्या बना, उत से उत्पाद बना और उत्तम भी बना, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है। तो ये तो सीधी सीधी आप बता देंगे कि जो शिक्षित मूल शब्द है उसमें सु उपसर्ग लगा और शब्द बना सुशिक्षित, क्लियर है। मूल शब्द क्या होता है, शिक्षित, यानी बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो पर उपसर्ग का विकल्प ए दिखा हुआ है, अगर उससे बात करें तो परकीय, परजीवी, परतंत्र, परदादा, परदेश, इन सभी में पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए 19 शब्द जो होता है इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उन उपसर्ग हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प सही हो जाएगा, ये जो 19 लिखा हुआ है इसमें उन उपसर्ग होगा, क्लियर है। याद रखेंगे प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 41 में ए विकल्प बताया जा रहा है जो कि गलत है। 19 में उन उपसर्ग का प्रयोग है, ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे 49 कहा जाता है, 49 में भी उन उपसर्ग का है, 59 में भी उन उपसर्ग होता है, 19 में भी उन उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर है। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए जब आप अभ्यागत लिखते हैं तो इसमें संस्कृत का एक उपसर्ग है अभी, क्लियर है। जो मैंने ट्रिक आपको बताया था उसको अप्लाई कर लीजिए कि जो अभी उपसर्ग है यहां पर हो जाएगा, यानी आधा भ के बाद यह आया तो आपने भ में छोटी की मात्रा और अ लिख लिया, यानी क्या बन गया, अभी। यानी यहां प्रश्न संख्या 42 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अ से आप जानते हैं अचूक होता है, अलग होता है, अमिट होता है, अडिग होता है, ठीक है। इन सभी में अ उपसर्ग लगा है। अगर अभी उपसर्ग पूछा जाए तो यहां पर अभी उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर, ऊंचा, प्रधान और मुख्य, क्लियर। इस अभी उपसर्ग का ये अर्थ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, यानी ऐसा आपको शब्द लेना है जिसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जैसे हम अगर बात करें अत्याचार की तो आप जानते हैं कि अत्याचार में कौन सा हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। अध्यादेश, अभिचर्चा, ये अधि उपसर्ग हो जाएगा। अपवाद में, अपवाद जब लिखते हैं तो वाद मूल शब्द होता है उसमें अप उपसर्ग लगा है, यानी इसमें भी अ उपसर्ग नहीं है। अनाथ में अ उपसर्ग लगा है, तो देखिए ये प्रश्न विवादित हो जाएगा। यहां अनाथ में अ उपसर्ग लगा है और पूछा जा रहा है किसमें नहीं है, तो यहाँ ए बी सी तीनों में अ उपसर्ग नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये प्रश्न डिस्प्यूटेड, यहाँ नहीं अगर नहीं लगा होता तब आपका डी विकल्प से हो जाता। हाँ ये विवादित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, क्लियर। अगर हम निसंकोच की बात करें तो इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 44 का ए विकल्प सही हो जाएगा। जो निसंकोच है उसमें निस संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 44 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर इन्होंने डी विकल्प बताया जो कि गलत है। क्लियर कट याद रखिएगा कि निसंकोच में जो संस्कृत का उपसर्ग होगा वो क्या होगा, निस उपसर्ग होगा, क्लियर।
अगला देखिए, और ये सही है कि नी उपसर्ग से ये निवारण, निपात, नियोग या निषेध बने हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन निसंकोच में जो उपसर्ग होगा वो निस संस्कृत उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, जब आप परिभाषा लिखते हैं तो भाषा मूल शब्द है, उसके आगे परि उपसर्ग लगा है, यानी यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 45 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। परि उपसर्ग लगकर परिभाषा शब्द बना है। यहां देखिए, प्र उपसर्ग से बने शब्द लिखा है, जैसे प्रशंसा, प्रशांत, प्रवास, प्रवीण, प्रबंध, प्रशाखा। इसी तरह अव से अवज्ञा, अवतार, अवदशा, अवतरण। अभि से बना है अभिकथन, अभिकर्ता, अभिगमन, अभिलेख। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्लियर। तो यहां पर देखिए, बहिर्मुखी में यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, बहिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 46 में ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहिर का मतलब होता है बाहर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि रिक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, रिक्तिमा की बात हो रही है तो मूल शब्द क्या होता है, रक्त होता है। जब रक्त में ईमा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, रक्तिमा। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। रक्तिमा में ईमा प्रत्यय लगा, यानी बाद में, प्रत्यय का मतलब बाद में लगना। क्लियर। सी। यहां देखिए, रक्त में ईमा प्रत्यय लगा तो रक्तिमा बन गया। इसी तरह लाल में जब ईमा प्रत्यय लगेगा तो लालिमा बन जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, मिलाप में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहां पर आप प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर। यानी यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, मिलाप में आप प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, जब आप बंगाली शब्द है तो मेन शब्द होता है बंगाल, और उसमें बड़ी ई का प्रत्यय लगा तो क्या होगा, बंगाली। यानी यहां पर 49 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। बस आपको मूल शब्द फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है केंद्रित और अधिकता में प्रत्यय कौन है, यानी अंत में लगा हो। तो देखिए, मेन शब्द क्या होता है, केंद्र, और केंद्र में इत प्रत्यय लगा तो केंद्रित बन गया, यानी यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। और अधिकता में देखिए, अधिक मूल शब्द होता है और ता प्रत्यय लगा तो अधिकता बन गया, यानी प्रश्न संख्या 50 के यहां पर सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो देखिए, मूल शब्द क्या होता है, सावधान। ठीक है। और उसमें ई प्रत्यय आपने लगा दिया तो सावधानी बन गया, यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 51 का ए विकल्प सही हो जाएगा, ई प्रत्यय लगेगा। क्लियर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 52 में कि जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, अब यहां पर प्रत्यय के प्रकार की बात होने लगी। देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के आगे लगता है। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब कभी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्यय को क्या कहा जाता है, उनको तदित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा, तदित प्रत्यय। यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो विकल्प बी में कृदंत प्रत्यय लिखा हुआ है, देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तदित और एक होता है कृदंत। तो तदित के बारे में तो आपने जान लिया कि यदि किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय है तो उसको तदित कहते हैं, और यदि क्रिया अर्थात धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय लगा है तो उसको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय तो कृदंत, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा तो तदित प्रत्यय कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 का ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर डिटेल भी दिया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में अगर प्रत्यय लगा तो तदित प्रत्यय, और यदि क्रिया या मूल धातु के अंत में लगा तो उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर। तो याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। क्लियर। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नी प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे लिखा हुआ है शेरनी, तो शेर मूल शब्द होता है, उसमें नी प्रत्यय लगा है, बिल्कुल सही है। मोर मूल शब्द होता है, इसमें नी प्रत्यय लगा, ये भी सही है। नौकरानी, देखिए अब यहाँ पर नौकर मान लीजिए मूल शब्द है तो नौकरानी, यानी यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा है, यानी यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ पर नी प्रत्यय नहीं, यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा है। और जैसे कुटनी लिखा है तो कुट मूल शब्द होता है, उसमें कुटनी लग गया तो कुटनी हो गया, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा। नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आनी प्रत्यय लगा है। इसी तरह से आनी प्रत्यय का देखेंगे तो देवरानी हो गया, जेठानी हो गया, सेठानी हो गया, ये सभी क्या आनी प्रत्यय। और नी प्रत्यय का देखेंगे तो शेरनी, मोरनी, कुटनी, क्लियर है, कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी, ये सभी नी प्रत्यय लगने से बने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है कि यहां पर आपको मिलान करना है। ये यहां पर प्रत्यय के लिए है। जैसे पाठ है तो ये पाठ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो याद रखिएगा पाठ में अक प्रत्यय लगेगा, यानी पहले को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। जब पाठ में अक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पाठक बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह चाल में पूछा जा रहा है तो चाल से आप आक प्रत्यय अगर लगा दें, कौन सा प्रत्यय, आक प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, चालाक। क्लियर है। जैसे सी विकल्प में लिखा है झटक, तो अगर यहां पर आ प्रत्यय लगा दे तो झटका हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहां पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। पशु में यदि एक प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा, यानी यहां पर डी का पहला, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा,
यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 54 में बी विकल्प। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, पाठ में अक प्रत्यय पाठक, चाल में आक प्रत्यय चालाक, झटक में आ प्रत्यय झटका और पशु में इक प्रत्यय पाश्विक। अगला प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। तब आप अब इसको, अच्छा नहीं है पूछा, देखिए ध्यान से पढ़ना, आपको पूछ रहा कौन सा नहीं है, यानी ऐसा शब्द लीजिए जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा। तो मंडली में लगा है, टोकरी में भी, नाली में भी, नगरीय में नहीं लगा। ठीक है, नगरी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। कौन सा है, ई और य। क्लियर है, नगरी में कौन सा ई प्रत्यय लगा। क्लियर, यानी यहाँ प्रश्न संख्या 55 का बी विकल्प से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, ये जो ई प्रत्यय है इसमें ईश्वरीय, सागरीय, दर्शनीय, पठनीय, गमनीय, इस तरह के शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है कि धार्मिक में प्रत्यय है। तो देखिए धर्म मूल शब्द होता है और उसमें एक प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, धार्मिक, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अब जैसे आपने तदित प्रत्यय का नाम सुना, तुरंत क्या बात दिमाग में आई कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ यदि कोई शब्द, यदि कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पर आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, लड़ाई। क्लियर, यानी लड़ाई क्या है, एक तदित प्रत्यय है, यानी प्रश्न संख्या 57 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए बैठ तो मूल शब्द होता है, क प्रत्यय लगा, यानी यहाँ पर बैठक हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 का डी विकल्प से हो जाएगा, बैठक में क प्रत्यय लगा है। क्लियर, जैसे क प्रत्यय और कहां पर लगा, जैसे अगर हम कहें घटक तो यहां पर भी क प्रत्यय, ठंडक क प्रत्यय, शतक क प्रत्यय, सप्तक क प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है कि अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी अंतिम में पूछा जा रहा है कि किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा अंत मूल शब्द होता है और उसमें इम प्रत्यय लगाकर उसको अंतिम बनाया गया। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 59 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, अंतिम में इम प्रत्यय है। क्लियर, सी विकल्प यहां सही होगा। अगर हम इम प्रत्यय से बनने वाले और शब्दों को देख लें तो जैसे अंतरिम, अग्रिम, पश्चिम, इन सभी में इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है कि सुहावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। तो देखते हैं सुहावना, सुहावना में कौन सा प्रत्यय, आवना प्रत्यय। क्लियर, तो यहाँ पर आवना हो गया। लिखाई, लिखाई में कौन सा प्रत्यय, आई प्रत्यय। छलिया, छल मूल शब्द होता है, उसमें इया प्रत्यय लगा, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्यय दो प्रकार के, यदि क्रिया या धातु के अंत में जोड़े जा रहे हैं प्रत्यय तो उसको क्या कहते हैं, उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62 पूछा जा रहा है कि औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए औपचारिक शब्द है, ठीक है। अब आप औपचारिक शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सा एक प्रत्यय होता है। क्लियर, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, औपचारिक में एक प्रत्यय होता है। क्लियर, मूल शब्द जो होता है वो होता है उपचार, ठीक है। उपचार में एक प्रत्यय लगा तो वो क्या बना, औपचारिक। यहां पर अगर हम प्रश्न संख्या 63 को देखें तो पूछा जा रहा है कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए भलाई पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर हो जाएगा आई। क्लियर, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, भलाई में आई प्रत्यय है। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 63 के यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है कि बच्चा में यदि पन प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा। तो यदि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बचपन बन जाएगा। क्लियर, यानी प्रश्न संख्या 64 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पन प्रत्यय से बने और शब्द देख लीजिए, जैसे लड़कपन, कालापन, धीमापन, ये सभी पन प्रत्यय से मिलकर बने। प्रश्न संख्या 65 देखिए पूछा जा रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए जब आप कहते हैं सावधानी तो सावधानी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ई प्रत्यय, क्योंकि सावधान तो मूल शब्द है, उसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो सावधानी बन गया, यानी यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। अब जैसे ई प्रत्यय जोड़कर देखिए, किसान मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा किसानी। बदमाश मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगा बदमाशी। महाजन, महाजनी। दलाल, दलाली। जालसाज तो जालसाजी। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66 पूछा जा रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो याद रखिएगा जिंदगी में गी प्रत्यय लगा है। क्लियर, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का ए विकल्प से हो जाएगा, जिंदगी में गी प्रत्यय लगा हुआ है। और ये जो गी प्रत्यय है याद रखिएगा ये उर्दू का तदित प्रत्यय है, ये भी बात याद। जैसे गी प्रत्यय में खानगी, बंदगी, गंदगी, इन सभी में गी प्रत्यय लगा, यानी जिंदगी, खानगी, बंदगी, गंदगी, इन सभी में कौन सा प्रत्यय, गी प्रत्यय, और ये उर्दू का तदित प्रत्यय। अगला प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि विचार में एक प्रत्यय अगर लगा दे तो क्या बनेगा। तो जब विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 68 प्रश्न संख्या 68 में पूछा जा रहा है कि आहट, आवट और आस, इसमें किस प्रकार के तदित प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो देखिए जब आप कहते हैं आहट, आवट, आस, तो ये सब क्या है, मन के भाव है।
ठीक है, इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, भाववाचक। यानी प्रश्न संख्या 68 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कड़वा, कड़वा में आहट लगा, कड़वाहट। आम में आवट लगा, अमावट। मीठा में आस आया तो मिठास। अगला प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है कि मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो अभी ऊपर ही एग्जांपल दिया है, मीठा में आस लिखा तो मिठास, यानी यहां पर आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। और याद रखिएगा, आस जो है किस प्रकार का प्रत्यय है, ये इच्छावाचक प्रत्यय है। जैसे मिठास हो गया, प्यास हो गया, निकास हो गया, ठीक है, ये सभी आस प्रत्यय से बने हैं और आस प्रत्यय इच्छावाचक प्रत्यय होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा सही है इसमें, मच्छरदानी में। तो देखिए, मच्छरदानी जब आप कहते हैं तो मच्छर तो मूल शब्द हो गया, उसमें दानी प्रत्यय लगा है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब क्या होगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मच्छरदानी में दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। जैसे देखिए, आप कहते हैं श्रृंगारदानी, तो श्रृंगारदानी में भी दानी प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है। अब देखिए, ये जो वया प्रत्यय किसमें लगा है, यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि खवैया में वया प्रत्यय लगा है। देखिए, खाना मूल क्रिया होती है, उसमें वया प्रत्यय लगा तो क्या बना, खवैया। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए, यहां पर अगर हम बात कर लें कि जैसे एक मूल शब्द होता है डांटना, और डांटना में जब अया प्रत्यय लगता है तो क्या बना, डटाया। जैसे बचाना में अगर अया प्रत्यय लगे तो बचाया। क्लियर। अब इसको आप सही करेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 72 पूछा जा रहा है कि आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आप सभी बता देंगे, आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिक इक प्रत्यय है, वैदिक, लौकिक, दैनिक, इन सभी में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 73 में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब ओ का प्रयोग करते हैं तो ये हिंदी भाषा में बहुवचन का रूप ले लेता है, यानी यहां प्रश्न संख्या 73 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 74 पूछा जा रहा है कि कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, जब आप कहते हैं कहावत, तो अभी ये एक प्रश्न और आया था, इसमें आवत प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर। कहावत में कौन सा प्रत्यय, आवत प्रत्यय। क्लियर। यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कहावत के अलावा देखिए, महावत में भी आवत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न संख्या 75 पूछा है कि प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि ऐसा कोई शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगा हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन से भी प्रश्न यहां पर बना दिए जाते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 76 पूछा जा रहा है कि सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, यहां पर सुमित्रा लिखा है, ठीक है, तो यहां पर आ प्रत्यय लगा है। क्लियर। यानी प्रश्न संख्या 76 का ए विकल्प सही हो जाएगा, सुमित्रा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर। देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि मित्र मूल शब्द होता है, इसमें सु उपसर्ग लगा है और आ प्रत्यय लगा और क्या बन गया, सुमित्रा। क्लियर। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि मूल शब्द है मित्र, उसके आगे सु उपसर्ग है और आ प्रत्यय। अगला प्रश्न संख्या 77 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में पुस्तकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जरा देखिए, पुस्तकी में कौन सा प्रत्यय है। तो यहां पर पुस्तक मूल शब्द होता है, उसमें ई प्रत्यय लगा, यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। पुस्तकी में ई प्रत्यय लगा। क्लियर। इसी तरह भवदी में भी ई प्रत्यय है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगा तो राष्ट्रीय, भारत में ई प्रत्यय लगा तो भारतीय बन गया। अगला प्रश्न संख्या 78 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। क्लियर। जैसे गुणवान, तो गुण में वान प्रत्यय लगा। अब यहां देखिए, दूजा, यहां भी प्रत्यय है। इकहरा, इकहरा में भी हरा प्रत्यय है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि दुबला, दुबला में कोई प्रत्यय प्रयोग नहीं किया गया, यानी यहां पर आपका डी विकल्प से हो जाएगा, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं लगा। क्लियर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए, दूजा में आ प्रत्यय है, इकहरा में हरा प्रत्यय है और गुणवान में वान प्रत्यय है। क्लियर। तो यहां पर दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 79 पूछा जा रहा है कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब सप्ताह में एक प्रत्यय लगाते हैं तो साप्ताहिक हो जाता है। वर्तनी के दृष्टिकोण से भी याद रखिएगा कि जब एक प्रत्यय लगता है तो साप्ताहिक हो जाता है। यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 80 पूछा जा रहा है कि धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो धड़ाक में कौन सा है, अक प्रत्यय है। क्लियर। कौन सा, आक प्रत्यय। धड़ाक, धड़ाक में कौन सा, आक प्रत्यय, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। धड़ाक है तो आक प्रत्यय लगेगा, बी विकल्प सही होगा। देखिए, यहां पर दिया भी है धड़ाक में आक प्रत्यय, यहां पर अक प्रत्यय की बात करें तो पाठक में अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न संख्या 81 पूछा जा रहा है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखिए, जब आप कहते हैं बहाव, तो बहाव में आव प्रत्यय है। क्लियर। यानी यहां प्रश्न संख्या 81 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बहाव में कौन सा प्रत्यय है, आव प्रत्यय। जैसे अगर हम आव प्रत्यय से और देख लें तो जैसे घुमाओ, बनाओ, चढ़ाओ, पड़ाओ, खिंचाओ, चुनाव, इन सभी में आव प्रत्यय का प्रयोग किया है। अगर आवा प्रत्यय की बात कर लें तो आवा प्रत्यय किसमें होता है, छलावा, डरावा, दिखावा, पछतावा, इन सभी में आवा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 82 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय।
लूट मूल शब्द होता है, लूट में एरा लगा तो लुटेरा बना, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 82 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। अगर हम एरा प्रत्यय से और शब्द देख लें तो जैसे चितेरा, चित मूल शब्द होता है, उसमें एरा प्रत्यय लगा तो चितेरा बना। बटेरा, सपेरा, कसेरा, इन सभी में एरा प्रत्यय लगा है। क्लियर? अगर आ उपसर्ग की बात कर ले, उपसर्ग का मतलब आगे, तो जीवन मूल शब्द है, उसमें आ लग गया तो क्या बन गया? आजीवन। गमन मूल शब्द है, उसमें आगे आ उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? आगमन। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।